हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम डीबीटी बेट जेआरएफ ईयर 2022 से रिलेटेड जो हमारा सेक्शन ए है उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करके चलेंगे। जो हमारा ये 2023 का डीबीटी बेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर है उसको हमने ऑलरेडी अपने लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे ये 2022 का जो हमारा सेक्शन ए रहेगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो हमारा डीबीटी बेट जेआरएफ का क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर हमारे दो सेक्शन यहाँ पे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट हमारा सेक्शन होता है ए, सेकंड हमारा यहाँ पे सेक्शन होता है बी। सेक्शन ए के अंदर हमें टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमें 50 के 50 ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने रहते हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे वहाँ पे क्या होंगे, कंपल्सरी होंगे। दूसरा हमारे यहाँ पे होता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, टोटल हमें यहाँ पे 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमें 50 को ही अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा सेक्शन ए है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन ए के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी चॉइस प्रोवाइड नहीं मिलती। हमें यहाँ पे 50 क्वेश्चन देंगे, 50 के 50 हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। जबकि जो हमारा सेक्शन बी रहेगा वहां पे हमें फिर भी यहाँ पे चॉइस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्शन ए के लिए, ईयर 2022 का डीबीटी बेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एन एंजाइम इज गवर्न्ड बाय माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, द apparent km increases by fourfold due to the addition of inhibitor, but the reaction rate declined by 50%. The substrate concentration in the reaction is। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एंजाइम काइनेटिक्स से हमारा क्वेश्चन है, और इसके अंदर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि कोई हमारा यहाँ पे एंजाइम है जो कि हमारा किसको फॉलो कर रहा है, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को। अगर हम यहाँ पे बात करें माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स के अंदर, तो वहां पे हमारी एक इक्वेशन आती थी, फेमस इक्वेशन है हमारी, V is equal to V max substrate concentration divided by Km plus substrate concentration। ठीक है, अब आगे इन्होंने क्या बोला है, the apparent Km increases by fourfold due to the addition of inhibitor but the reaction rate declined by 50%। अब यहाँ पे इन्होंने कोई इनिबिटर को यूज किया, और जब इनिबिटर को इन्होंने यहाँ पे यूज किया तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारा Km है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया फोरफोल्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल केस लेके चलते हैं, जब हमने कोई भी इनिबिटर नहीं यूज किया तो हमारा यहाँ पे Km है, और जब हमने यहाँ पे इनिबिटर को यूज किया तो उस टाइम पे जो हमारी Km है, ठीक है, वो हमारी क्या हो गई, अब जो हमारी नॉर्मल Km होती थी उससे फोरफोल्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी K, इसको हम यहाँ पे KIM लिख सकते हैं। इनिबिटर के प्रेजेंस में जो हमारी यहाँ पे Km है वो हमारी क्या हो गई, नॉर्मल की फोरफोल्ड हो गई। बट यहाँ पे जो रिएक्शन रेट है वो हमारा कितना डिक्लाइन हो गया, 50%। यानी कि जो रिएक्शन रेट होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया 50%। ये हमारा एक केस हमें सिनेरियो यहाँ पे हमें प्रोवाइड है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इस सिनेरियो को फॉलो कौन करने के लिए, जो हमारे यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी वो यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर क्या रहेगी, यानी कि हमें क्या बताना है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पे बतानी है। और उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, और इसमें से हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लेके चलते हैं, दो चीजें हो रही है ना हमारी, एक तो हमारे यहाँ पे जब इनिबिटर प्रेजेंट नहीं था, नॉर्मल केस था, और एक जब हमारे यहाँ पे इनिबिटर प्रेजेंट होता है तो उस केस के अंदर हमारे यहाँ पे जो V होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km। अब यहाँ पे जो Km की वैल्यू थी वो हमने क्या बताई थी, अपरेंट Km हमारा क्या हो गया था, फोरफोल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 Km। ठीक है, प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, एक हमारी ये वाली हो गई जब हमारा इन्वर्टर प्रेजेंट नहीं था, एक हमारा जब इन्वर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो हमारी V की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जानी चाहिए, 50% इस केस के अंदर डिक्रीज हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलग अलग यहाँ पे जो हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर देखिए, जब हमारा इन्वर्टर प्रेजेंट नहीं होता है, और जब हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के अंदर जो हमारी एस की वैल्यू है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो हमारी किसके इक्वल है, Km के इक्वल। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, V मैक्स सबस्ट्रेट की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे Km रखेंगे, डिवाइडेड बाई Km एक ऑलरेडी हमारा यहाँ पे है, और सबस्ट्रेट की जगह फिर से हमारा Km। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, V मैक्स Km डिवाइडेड बाई 2Km, और Km से Km डिवाइड, तो ये हमारा क्या हो गया, V मैक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल केस की है। अब अगर हम यहाँ पे इसका हाफ की बात करें, ठीक है, जो कि हमारा इसके अंदर हमें मिलना चाहिए, तो इसका हाफ हमारा क्या होगा, V मैक्स डिवाइडेड बाई 2, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, V मैक्स बाई 4। यानी कि अगर हमारी ये वैल्यू हमें इनहिबिटर के प्रेजेंस में अगर हमें देखने को मिलेगी तो हमारा ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे Km होगा। ठीक है, ऐसे इक्वल टू Km है ना, तो Km
ये हमारा 4 km ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस में 1 km और आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, Vmax km डिवाइडेड बाय 5 km हो गया, ये km से km हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो ये हमारा क्या हो गया, Vmax डिवाइडेड बाय 5, जबकि हमें चाहिए क्या था 4, तो इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में हमारा यहाँ पे क्या होगा, अब की बार हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या क्या रखना है, 2 km के इक्वल, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 km डिवाइडेड बाय km ऑलरेडी था ही, प्लस 2 km और हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की जगह, तो ये हमारा क्या हो गया, Vmax 2 km डिवाइडेड बाय ये km प्लस 2 km 3 km, ये हमारा इससे कैंसिल आउट, तो ये हमारा क्या हो गया, Vmax डिवाइडेड बाय 3। और अगर हम इसके हाफ की बात करें तो इसका हाफ हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Vmax डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन हमें अगर मिलेगी तो हमारा ये यहाँ पे करेक्ट होगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये मिनट, ये यहाँ पे हमारा 2 अभी तो है, ये यहाँ पे 2/3 आएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 3 आएगा। देखो यहाँ पे हम दोबारा से इसको बताते हैं एक मिनट, यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि ये हमारे यहाँ पे 2 km है, तो ये हमारा 2 km हो गया, ये हमारा 3 km हो गया। ठीक है, तो km से km कैंसिल आउट, 2/3 Vmax, क्लियर है, तो 2/3 Vmax, इसका हाफ क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Vmax डिवाइडेड बाय 3। ये हमारी अगर यहाँ पे इक्वेशन रहेगी तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो km की जगह अब क्या रखना है, 2 km रखेंगे, ये हमारे यहाँ पे 4 km ऑलरेडी था ही, प्लस 2 km और हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Vmax इंटू 2 km डिवाइडेड बाई 6 km हो गया, ये 2 प्लस 4 6 km हो जाएगा ना, km से km कैंसिल आउट, 2 से 6 हमारा कैंसिल आउट, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया, Vmax बाई 3, जो कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द मेल्टिंग टेम्परेचर Tm ऑफ डीएनए इज हायर व्हेन द कंटेंट ऑफ। अब हमारे यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का जो मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर मेल्टिंग पॉइंट है, वो हमारा हायर कब होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे डीएनए की बात करें, जो कि हमारा एक डबल एंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे बेसिस होते हैं, जिनके बीच में हमारे यहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो जो बेसिस के बीच में हमारे बॉन्ड होते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें एडेनिन और थाइमिन के बीच, इनके बीच में हमारा क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हमारे साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं, इनके बीच में हमारे यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। अब सिंपल सी बात है कि डबल बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिएगी, और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होगी। तो जितना ज्यादा हमारा यहाँ पे सीजी कंटेंट, यानी कि हमारा साइटोसिन और ग्वानिन कंटेंट रहेगा, उतना ही ज्यादा हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी इसको ब्रेक करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इसको डीनेचर करने के लिए। और उसका मतलब क्या होगा कि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू जब हमारा कंटेंट रिच होगा एटी में। ठीक है, यानी कि जब हमारा जीसी का कंटेंट ज्यादा हुआ तो हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और अगर एटी का कंटेंट ज्यादा होता है तो वहां पे हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। बस, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या प्रोवाइडेड है, 80 बेस पेयर इज हायर, नहीं उससे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। सेकंड है जीसी बेस पेयर इज हायर, ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 80 बेस पेयर इज सेम एज द जीसी, नहीं ऐसा नहीं है, जीसी बेस पेयर इज लोअर, जीसी अगर लोअर होंगे तो वो तो 80 तो हाई हो जाएगी ना, तो ये तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के सिमिलर हो गया, तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ दीज क्यूब्स लेवल्ड ए टू डी विल हैव द हाईएस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच क्यूब आर गिवन इन द सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे क्या है, हमें अलग अलग ऑप्शन के अंदर अलग अलग यहाँ पे हमें क्यूब्स प्रोवाइडेड है, और उनकी साइड यहाँ पे हमें गिवन है, और इसमें हमें क्या बताना है कि इनमें से हमारे कौन से क्यूब के अंदर हमारा जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो होगा वो हमारा हाईएस्ट होगा। क्या होना चाहिए, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए सरफेस और वॉल्यूम की हमें वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, जो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे क्यूब प्रोवाइड है, ठीक है, इसकी जो साइड है, साइड यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये हमारे यहाँ पे है 4। ठीक है, अब अगर हमें किसी क्यूब का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया बताना हो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वेयर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइड क्यूब।
तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ए है, इसके अंदर साइड हमारे यहाँ पे क्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो इसका सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड, साइड हमारे यहाँ पे क्या होगी 4, ये हमारा स्क्वायर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 16, तो ये हमारा 96 हो गया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारा 96, और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें तो 4 का क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 64। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5 के इक्वल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें बी ऑप्शन के लिए, तो बी के अंदर हमारे यहाँ पे साइड में कितनी दी हुई है 3 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 होगा, ये 3 और ये भी 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारा 6 इंटू 9 यानी कि 54, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 54/27, तो ये हमारा 2 हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 साइड दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमारा 2, ये भी हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा 8 हो गया वॉल्यूम, और जो इसका सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा 4, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या जाता है सी के लिए 24 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 3। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, जिसके अंदर हमें साइड 1 सेंटीमीटर प्रोवाइडेड है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये हमारा 1, जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम होगी वो 1 आ जाएगी यहाँ पे, और जो हमारे यहाँ पे सरफेस एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 यानी कि 6, तो यानी कि डी के लिए हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा सरफेस बाय वॉल्यूम रेशो 6/1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो हाईएस्ट किसके अंदर है डी के अंदर है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है गैप जंक्शन आर एब्सेंट इन, जो हमारे गैप जंक्शन होते हैं वे हमारे एब्सेंट किसके अंदर होंगे, गैप जंक्शन हमारे जो नॉर्मली हमारे मोटाइल सेल्स होंगे उनके अंदर हमारे एब्सेंट होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनके अंदर भी ये हमारे हमें एब्सेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा डी ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल टोलिन इनटू वाटर रिजल्ट इन। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा वाटर था, और इसके अंदर हमने क्या किया टोलिन को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब हमने टोलिन को यहाँ पे ऐड किया, ये तो हमारा क्या हो गया था वाटर था, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया टोलिन है। अब टोलिन हमारा किस नेचर का होता है, ये हमारा नॉन पोलर नेचर का होगा, ये हमारा क्या हो गया नॉन पोलर, और जो वाटर होता है ये हमारा किस नेचर का होता है पोलर नेचर का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में जो प्रोवाइडेड है कि हमने एक पोलर सॉल्यूशन के अंदर हमने नॉन पोलर को ऐड कर दिया। अब इतना तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स तो नहीं होंगे। ठीक है, और अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे वाटर होगा, ठीक है, अब उसको यहाँ पे इतना ज्यादा स्पेस, पहले तो इसको यहाँ पे पूरा स्पेस मिल रहा था, आराम से यहाँ पे घूम रहा था, रैंडमनेस यहाँ पे ज्यादा थी। अगर हम यहाँ पे बात करें एंट्रोपी के लिए, एंट्रोपी हमारा क्या होता है रैंडमनेस ही होगा। तो जब तक हमने यहाँ पे नॉन पोलर इसके अंदर ऐड नहीं किया था तब तक तो ये क्या था, ये यहाँ पे इसकी जो रैंडमनेस थी वो ज्यादा थी, बट जैसे ही हमने यहाँ पे नॉन पोलर को ऐड किया तो ये हमारा क्या हो गया एक जगह पे एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो इसकी रैंडमनेस होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी, और रैंडमनेस डिक्रीज होने की वजह से जो इसकी एंट्रोपी होती है वो भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द वाटर, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इसके अंदर में यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है कि इफ x is equal to y raised to power a, y is equal to z raised to power b, and z is equal to x raised to power c, find the value of the abc। यहाँ पे हमें abc की वैल्यू बतानी है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें x हमारा किसके इक्वल है y raised to power a के इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोनों साइड को हम यहाँ पे पावर में कर देते हैं, इनके ऊपर हम यहाँ पे पावर लेके जाते हैं b की। ठीक है, या फिर c की लेके चलते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे हमारा x इज इक्वल सी, एक्स की पावर सी दी हुई ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया सी कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा इसकी भी पावर को हमें सी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया एक्स सी इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर ए सी। अब जो हमारा एक्स सी की वैल्यू थी वो हमारी किसके इक्वल थी जेड के इक्वल होती थी, तो यानी कि इसके जगह हम क्या रख सकते हैं जेड रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया जेड ए सी, वाई ए सी हो गया ना रेज टू पावर ए सी। अब उसके बाद जेड को हम क्या करते हैं, जेड को हमने यहाँ पे कर दिया इसकी रेज टू पावर बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा इसको भी हमें बी को साथ इसकी पावर को रेज करना पड़ेगा। ठीक है, और अब उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारा जेड बी है वो हमारा किसके इक्वल है वाई के इक्वल, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वाई, और ये हमारा किसके इक्वल हो गया वाई ए बी सी हम इसके आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि वाई की कोई हमें पावर नहीं प्रोवाइडेड है तो इसको हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं इसकी पावर 1 रख सकते हैं, तो यानी कि y रेज टू पावर 1 किसके इक्वल है हमारा y रेज टू पावर abc। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा abc है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यानी कि abc की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 के इक्वल।
तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ यू मिक्स्ड 20 ml of 50 millimolar sodium acetate with a 30 ml of 25 millimolar glucose, what would be the concentration of each in the final solution? अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास सोडियम एसिटेट हो गया, ठीक है, जो हमारा कितने का है, ये हमारा है यहाँ पे 50 मिलीमोलर का, ठीक है, और इससे हमने क्या किया 20 ml इसका, इसको हमने ऐड कर दिया किसके साथ 30 ml, किसके 30 ml के साथ, ग्लूकोज के, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें कितने दी हुई है 25 मिलीमोलर, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज 50 मिलीमोलर, सोडियम एसिटेट 50 और ग्लूकोज हमारा 25 मिलीमोलर का था। सोडियम एसिटेट से हमने 20 और जो हमारा ग्लूकोज था उसका हमारे यहाँ पे 30 ml यहाँ पे सोल्यूशन लिया, तो टोटल हमारा कितना हो गया 50 ml। और इस 50 ml के अंदर हमें बताना है कि जो हमारा सोडियम एसिटेट है उसकी कंसेंट्रेशन क्या है और ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे हमें फॉर्मूला रखना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। M1 हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि हम सोडियम एसिटेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनिशियली हमारे यहाँ पे M1 यानी कि इसकी जो कंसेंट्रेशन थी वो हमारी क्या थी 50 मिलीमोलर ले सकते हैं, एक बार हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट मोलर के अंदर कन्वर्ट नहीं करें, 50 हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसमें मिलीमोलर में, आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है। वॉल्यूम इसकी हमें कितनी है यहाँ पे 20 थी, ठीक है। फाइनल हमारे यहाँ पे जो था, फाइनल के अंदर, फाइनल सोल्यूशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है टोटल, क्योंकि कंसेंट्रेशन तो हमें यहाँ पे बतानी है ना कि कितने मोलर का सोल्यूशन होगा या मिलीमोलर का होगा। टोटल वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितनी हो गई, अब 50 मिलीमोलर हो गई, सॉरी 50 ml हो गई है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 50। तो यहाँ पे हमारा जो M2 होगा इसकी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, T/20 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 50, 50 से 50 कैंसिल, तो यानी कि 20। अब ये जो हमारे यहाँ पे मोलैरिटी आएगी ये हमारी किसके अंदर आएगी, जो हमारी इनिशियली यहाँ पे मोलैरिटी थी, क्योंकि इसको हमने मोलर के अंदर किसी और यूनिट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया था, तो इनिशियली हमारी किसमें थी मिलीमोलर के अंदर, तो अब भी हमारे किसमें आएगी मिलीमोलर के अंदर। तो यानी कि जो हमारा सोडियम एसिटेट होगा उसका तो हमारा यहाँ पे क्या आएगी कंसेंट्रेशन 20 मिलीमोलर। सिमिलर यहाँ पे हम करते हैं सेकंड केस के लिए, तो सेकंड केस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड केस के अंदर ग्लूकोज इसकी कंसेंट्रेशन हमारी कितनी है 25 मिलीमोलर मल्टीप्लाई वॉल्यूम 30 ml, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे M2 है उसके हमें यहाँ पे बताना ही है, और जो हमारा MV2 होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगी फाइनल वॉल्यूम यानी कि 50। M2 हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50, ये इससे कैंसिल, ये हमारा 5 से कैंसिल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया 15, तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाएगा 15 मिलीमोलर, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो ग्लूकोज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 15 मिलीमोलर। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट में हमें जो सोडियम एसिटेट है वो हमें 50 बताया हुआ है, इनकरेक्ट, 20 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 15 ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी हमारे यहाँ पे 30 मिलीमोलर में सोडियम एसिटेट इनकरेक्ट, 40 मिलीमोलर ये भी इनकरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे सोडियम एसिटेट भी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल is making an angle of 60 degree with the ground. If the length of the ladder is 18 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक वॉल दिया है, ठीक है, और इस वॉल के साथ हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक लैडर को यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे वॉल हो गई, ये यहाँ पे हमारी सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या किया हुआ हमने 60 डिग्री के एंगल पे, एक ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री के एंगल पे एक यहाँ पे लैडर हमने रखी हुई है। अब लेटर की लेंथ हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, कितनी है 18 मीटर, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो यहाँ पे वॉल है उसके फुट और जो यहाँ पे हमारा जिस पॉइंट के ऊपर हमारे यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे हमारी लेटर रखी हुई है इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल यहाँ पे बन गया, ठीक है। और राइट एंगल के लिए अगर हमारी कोई प्रॉब्लम इस टाइप से आती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाली इक्वेशंस रहती है, ठीक है, साइन कोस वगैरह वाली, तो वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी रहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ए बी और सी, तो ए सी हमारे यहाँ पे क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ए सी हमारे यहाँ पे कितना हो गया 18 है, और हमें ए बी यहाँ पे बताना है। तो ए सी और ए बी के लिए जो हमारे यहाँ पे परफेक्ट जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन रहती है, ठीक है, या फिर हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू रहेगी वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कोस। कोस हमारा क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जो हमारे यहाँ पे हाइपोटेनियस, सॉरी जो हमारे यहाँ पे बेस होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो कोस हमारे यहाँ पे कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2। बेस हमें यहाँ पे बताना ही है, हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18, तो बेस हमारा किसके इक्वल हो जाएगा
ये हमारा ऊपर जाएगा, तो यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15% and the denominator is decreased by 8%, then new fraction become 15 by 16, find the original fraction। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा एक जो हमारा न्यूमरेटर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हमारा x हो गया, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे यहाँ पे y हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारा डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कितना, 15%। तो यानी कि x का हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 15% हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका 15% क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 0.15x। ये हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा इंक्रीज हो रहा था कितना, इसका 15% ही, खुद का ही 15%। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 15x। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 8% थी। तो अगर हम यहाँ पे 8% इसकी कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.08y। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो y है वो हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज, यानी कि माइनस कितना, इसका खुद का ही 8%। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन होगी। और जब हमने यहाँ पे ये डिक्रीज इंक्रीज किया तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई अब, 15/16। और यहाँ पे हमें ओरिजिनल इक्वेशन बतानी है कि ओरिजिनल जो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीपल और इसको इसके साथ मल्टीपल। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16x। अब 0.15 को अगर हम यहाँ पे 16 के साथ मल्टीपल करें तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे 2.4x इज इक्वल टू 15y माइनस, अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करें तो 1.2y। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो 18.4x इज इक्वल टू 13.8y। ठीक है, अब x हमारा यहीं पे रहने देते हैं, y को हम यहाँ पे इस तरफ लेके चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा क्या है, यहाँ पे 13.8 है और 18.4 को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चले तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, यानी कि जो हमारी ओरिजिनल जो इक्वेशन होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3/4। यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फिर से हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन हमें दी हुई है, if 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power z is equal to k, then the relationship between the x, y and z is given by। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, 2 raised to power x is equal to 3 raised to power y is equal to 6 raised to power y is equal to k। ये हमें यहाँ पे हमें गिवन है और हमें x, y और z के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप रहेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या रहता है, पहले हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारा 2x है वो भी हमारा यहाँ पे k के इक्वल होगा। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू हमारा 2x हो गया। और अगर मैं यहाँ पे इसको एंटी लॉग करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा k रेज टू पावर 1/x। तो ये हमारे यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट के लिए हो जाता है। सेकंड के लिए भी हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो y k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3y। तो यानी कि k रेज टू पावर 1/y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे k इज इक्वल टू 6z। तो यहाँ पे k रेज टू पावर 1/6 इज इक्वल टू, सॉरी 1/z इज इक्वल टू 6। ठीक है, एक हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई, एक हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई, एक हमारी ये वाली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता है कि जो हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करें इसके साथ तो ये हमारा इसके इक्वल होगा, यानी कि 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है। ये तो हमें पता ही है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इस, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है ना, 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, k रेज टू पावर 1/x। 3 की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, k रेज टू पावर 1/y। ये हमारा किसके इक्वल होगा, 6। और 6 हमारा किसके इक्वल है, k रेज टू पावर 1/z। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इनको मल्टीपल, हमारे यहाँ पे बेस इक्वल है, जो पावर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, k 1/x प्लस 1/y। ये हमारा किसके इक्वल होगा, k 1/z के इक्वल। अब बेस हमारे यहाँ पे दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो यानी कि जो पावर्स भी होगी वे भी हमारी यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। तो यानी कि जो 1/x प्लस 1/y है वो हमारा किसके इक्वल है, 1/z के इक्वल। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे इनके बीच में रिलेशनशिप रहने वाला है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, while measuring the potassium concentration in a drug formulation, the technologist took 10 microliter of the sample and mixed it with 90 microliter of the test buffer. From the resulting solution, he took 5 microliter and measured its total potassium concentration as 25 nanogram. What would be the concentration of the potassium in drug
फॉर्मुलेशन। जो हमारे यहाँ पे क्या था कि कोई हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट था और वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोटेशियम कंसंट्रेशन को एक ड्रग फॉर्मुलेशन के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो उसने ड्रग फॉर्मुलेशन यहाँ पे की है उसके अंदर पोटेशियम की क्या कंसंट्रेशन है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो उनका यहाँ पे उन्होंने ड्रग फॉर्मुलेशन किया था उसके उन्होंने 10 माइक्रोलीटर लिया। यहाँ पे इनिशियली उन्होंने क्या किया, 10 माइक्रोलीटर लिया और उसको मिक्स कर दिया 90 माइक्रोलीटर टेस्ट बफर के साथ। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो हमारी सिर्फ इसी के अंदर है, इसके अंदर ये तो हमारा टेस्ट बफर है ना, इसके अंदर तो हमारी कोई कंसंट्रेशन है नहीं। तो इसको मिक्स करने के बाद हमारा टोटल यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया, 100 माइक्रोलीटर। अब इसमें से उन्होंने 5 माइक्रोलीटर को सोल्यूशन को लिया और इसके अंदर जब उन्होंने यहाँ पे पोटेशियम कंसंट्रेशन को यहाँ पे चेक किया तो ये कितने आ रही थी, 25 नैनोग्राम। हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारे 10 माइक्रोलीटर वाला जो सोल्यूशन था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे ड्रग फॉर्मुलेशन थी, इसके अंदर हमारी पोटेशियम की क्या कंसंट्रेशन है। अब जैसे कि हम यहाँ पे पता है कि 5 माइक्रोलीटर के अंदर इसके अंदर हमारी कितने टोटल पोटेशियम है, इसके अंदर हमारी 25 नैनोग्राम, यानी कि 1 माइक्रोलीटर के अंदर हमारा कितना होगा, 25/5 यानी कि 5 नैनोग्राम। तो इसका मतलब टोटल 100 के अंदर हमारा कितना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो हमने 5 के अंदर देखा था ना, तो 100 के अंदर कितना होगा, ये 100 माइक्रोलीटर के अंदर हमारा हो जाएगा 5 × 100 यानी कि 500 नैनोग्राम। यहां तक हमारी कितनी है, 500 नैनोग्राम। अब जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी सोडियम आ रही है कंसंट्रेशन, वो हमारी सिर्फ इस 10 से आ रही है, इसके अंदर हमारी कोई सोडियम पोटेशियम कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये जो 500 नैनोग्राम जो हमारा पोटेशियम है यहाँ पे, वो हमारा सारा का सारा कहां से आया है, इस 10 माइक्रोलीटर से आया है। तो अगर 10 माइक्रोलीटर के अंदर हमारे टोटल 500 नैनोग्राम है तो यानी कि 1 माइक्रोलीटर के अंदर कितना होगा, ये 500 डिवाइडेड बाय 10 तो यानी कि 50 नैनोग्राम, यानी कि हमारी जो कंसंट्रेशन रहने वाली है वो हमारी क्या होगी, 50 नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे प्रोवाइडेड है 50 नैनोग्राम बाय पर माइक्रोलीटर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन यूकार्योट्स न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो हमारा न्यूक्लियोसोम्स होते हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से हमें हिस्टोन देखने को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे हिस्टोन्स रहते हैं वो हमारे दो कैटेगरी के अंदर उनको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे जो न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से होंगे, न्यूक्लियोसोम के अंदर हमारे टोटल 8 हिस्टोन्स होते हैं और ये जो 8 हिस्टोन्स होंगे ये हमारे 4 टाइप के होंगे। कौन कौन से होते हैं, ये हमारा यहाँ पे होता है एक H2A, एक हमारा होगा यहाँ पे H2B, एक हमारा H3, एक हमारा H4 और ये सारे के सारे कितने होंगे, डबल नंबर में, यानी कि 1 2 3 4 और हर एक का डबल नंबर, तो यानी कि टोटल कितने हो गए 8। ये तो हमारे न्यूक्लियोसोम हो गए। एक हमारे यहाँ पे होता है लिंकर हिस्टोन, वो हमारा क्या होगा H1। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे टोटल हिस्टोन्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के लिए बात करें तो यहाँ पे में H1 दिया हुआ है, न्यूक्लियोसोम में H1 नहीं होगा। यहाँ पे में H2A, H2B, H3, H4, तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट के अंदर फिर से H1, यहाँ पे H1, तो ये हमारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 500 mg ऑफ ड्रग मोलिकुलर वेट 100 वाज इंट्रावेनसली इंजेक्टेड इनटू एन इंडिविजुअल हैविंग ए ब्लड वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, द ड्रग इज नेदर एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यू नॉर इट इज एक्सक्रीटेड if the drug is metabolized so that half of it's degraded in 8 hours, what would be the molar concentration of the drug 1 day after the injection। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर एक ड्रग को इंजेक्ट किया, कितना 500 mg, 500 mg क्या किया, इंजेक्ट किया, जिसका मोलिकुलर वेट हमें यहाँ पे 100 दिया हुआ है। अब 100 यहाँ पे इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि यहाँ पे हमारा ग्राम है या फिर हमारा mg है, तो यहाँ पे हम इसको mg लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें जो कंसंट्रेशन दी हुई है वो हमें इनिशियली भी mg में दी हुई है। तो यानी कि जो हमने यहाँ पे वेट लिया है, जो इंजेक्ट किया है, वो हमारा कितना हो गया 500 mg, जो इसका मोलिकुलर वेट हो गया वो हमारा कितना हो गया 100 mg। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंजेक्टेड इनटू एन इंडिविजुअल हैविंग द ब्लड वॉल्यूम ऑफ, कितनी वॉल्यूम है उसके अंदर ब्लड की, यानी कि जो टोटल जो हमारा यहाँ पे ड्रग हमने इंजेक्ट किया, टोटल कितने वॉल्यूम के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया, 5 लीटर के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ड्रग है ना तो वो एब्जॉर्ब हुआ, ना ही उसको एक्सक्रीट किया, ना ही वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, ना वो बाहर निकला। तो अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, इफ द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड सो दैट, अब ये जो ड्रग है ना वो सिर्फ हमारा यहाँ पे मेटाबोलाइज हो रहा है और हमने देखा कि 8 आवर्स के बाद जो इस ड्रग की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गई, अब हाफ रह गई, मेटाबोलाइज्ड सो दैट हाफ ऑफ इट्स डिग्रेडेड इन 8 आवर, वो हमारा 8 आवर्स के अंदर क्या हो गया, डिग्रेड हो गया, कितना, हाफ। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि एक दिन के बाद उसकी हमारी कितनी कंसेंट्रेशन यहाँ पे बचेगी, वो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले यूं देखना पड़ेगा ना कि जब हमने इसको इंजेक्ट किया था
ठीक है, तो उस टाइम पे इस ड्रग की क्या कंसंट्रेशन थी? हमने यहाँ पे 50 mg को 5 लीटर के अंदर डिजोल्व किया था, इंजेक्ट किया था। उस टाइम पे हमारी कितनी कंसंट्रेशन थी? क्योंकि ये यूं कह रहे हैं कि उसका हाफ यहाँ पे क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूं देखना पड़ेगा ना कि हमारी कितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे अभी बचेगी। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी इनिशियली यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी मोलैरिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे मोलैरिटी किसी भी चीज की कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा क्या होगा, वेट टेकन डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय जितने लीटर के अंदर हमारा यहाँ पे डिजोल्व हो रहा है। ठीक है, तो वेट हमारे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 500 mg। अब इसको हमें क्या करते हैं, 500 mg को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स के अंदर। ये हमारे यहाँ पे ग्राम्स के अंदर हमें रहना है, ये हमारे ग्राम, और ये हमारे यहाँ पे लीटर के अंदर। तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम किस में आई, जो हमारी कंसंट्रेशन होगी वो किस में आएगी, मोलर के अंदर। तो 500 mg क्या हो जाएगा, 0.5 ग्राम। ठीक है, और 100 mg हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.1 ग्राम। ठीक है, तो वेट टेकन हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 0.5 ग्राम। मोलिकुलर वेट हमारा 0.1 ग्राम। ठीक है, लीटर वाले को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नीचे लेके चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाई लीटर कितना है यहाँ पे, 5 लीटर, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारा 5 यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 1 हो गया। यानी कि हमारी जो कंसेंट्रेशन हुई वो हमारी कितनी हो गई, 1 मोलर। ठीक है, कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे आ जाती है 1 मोलर। ठीक है, इनिशियली हमारा 1 मोलर था, 8 आवर्स के बाद क्या हुआ, ये हमारा हाफ इसकी कंसेंट्रेशन रहेगी, यानी कि 0.5 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट 8 आवर्स के बाद क्या होगा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 16 आवर। 16 आवर के बाद यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इसका फिर से आप, तो यानी कि 0.25। और नेक्स्ट 8 आवर्स के बाद, यानी कि टोटल 24 आवर्स के बाद इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसका भी और भी हाफ, यानी कि 0.125 मोलर। यहाँ पे हमें जो आंसर दिए हुए हैं वो हमें मिली मोलर के अंदर दिए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 0.125 मोलर को मिली मोलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ के साथ, तो ये हमारा हो जाएगा 125 मिली मोलर। जबकि यहाँ पे हमें ये ऑप्शन प्रोवाइडेड ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए हमारा यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं रहेगा। और जो डीबीटी की ऑफिशियल आंसर की थी उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका करेक्ट होना चाहिए था वो हमारे यहाँ पे 125 मिलीमोलर होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y देन 20% ऑफ x इज। हमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो हमारा x है उसका जो 8% है वो हमारा किसके इक्वल है, y के 4% के इक्वल। ठीक है, तो जो x है उसका 20% हमारा y के किसके इक्वल रहेगा। तो पहले में यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशनशिप याद देखना पड़ेगा कि ये हमारे किस तरीके से एक दूसरे से यहाँ पे लिंक है। तो x का अगर हम यहाँ पे 8% की बात करें, तो पीछे भी हमने जैसे बताया था आपको, हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 8% को 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा क्या हो गया 0.08, यानी कि 0.08 x किसके इक्वल, हमारा 0.04 y के इक्वल। 4 के लिए करेंगे तो ये 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये 4 हो गया, y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे x को देखें, अगर हम यहाँ पे 0.08 को दूसरी तरफ लेके जाएं, या फिर हम यहाँ पे 0.04 को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो यहाँ पे हमारा क्या था 0.08, ये हमारा 0.04, ये हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारा सिर्फ y बचेगा। ये इससे कैंसिल किस पे हुआ, 2 पे, तो यानी कि 2x इज इक्वल टू y। ठीक है, यानी कि जो y होगा वो हमारा क्या होगा, x का डबल। तो यहाँ पे अगर हमारी x की वैल्यू हम सपोज करके चले हमारा 100 है, तो y हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा x है उसका 20%, x का 20% कितना होगा, 100 का 20% क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 20। तो जो 100 का हमारा 20% है, यानी कि जो 20 आया हमारा, तो y का कितना परसेंट हमारा 20 होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y की बात करें, y हमारा कितना है 200 है, इसका कितना परसेंट, a हमारा यहाँ पे हमें डिफाइन करना है कि कितना परसेंट है। ठीक है, हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के इक्वल, क्योंकि x का 20% था ना, 20 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा 2 से कैंसिल, तो 2a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 20/2, यानी कि 10। यानी कि हमारा जो y होगा उसका 10%, क्योंकि a हमारा क्या था यहाँ पे परसेंट में था ना, तो ये हमारा 10% क्या होगा, जो हमारा a था x था उसका 20% के इक्वल, यानी कि y का 10%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे हमें एक रिवर्स
फेज क्रोमेटोग्राफी की कंडीशन दी हुई है, जिसके अंदर हमारा एक प्रोटीन है, एक हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के लिए, जो हमने मेथड्स इन बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही है, लेक्चर सीरीज, उसके अंदर हमने क्रोमेटोग्राफी को पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि जो हमारी रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होती है, उसके अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा, जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, वो हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। ये हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर, ये हमारा नॉन पोलर यहाँ पे स्टेशनरी फेज। ठीक है, और जो हमारा मोबाइल फेज होता है, वो हमारा कैसा नेचर का होगा, पोलर नेचर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन होगा, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल फेज के साथ इसको यहाँ पे इंजेक्ट किया, ऐड किया। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, ये हमारा किस नेचर का होगा, पोलर नेचर का। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है, वो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं इसके अपोजिट, यानी कि नॉन पोलर नेचर का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड होगा, वो तो हमारे यहाँ पे यूं का यूं रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो देखो नॉन पोलर किसको बाइंड करेगा, नॉन पोलर को ही, यानी कि प्रोटीन को, तो प्रोटीन तो यहाँ पे हमारा रह जाएगा। जबकि जो हमारा सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा पोलर नेचर का है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे पोलर नेचर का होने की वजह से ये यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो पहले हमारा कौन इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे बाहर कौन निकलेगा, यहाँ पे इल्यूट कौन हो रहा है, पहले सोल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, द सोल्ट विल इल्यूट बिफोर द प्रोटीन, बिल्कुल करेक्ट है। पहले हमारा सोल्ट ही आएगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, प्रोटीन आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अब ना आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज ध्यान में रखनी है, हमने यहाँ पे प्रोटीन को नॉन पोलर पता है क्यों लिया, क्योंकि प्रोटीन हमारे यहाँ पे डिफाइन भी नहीं था, पहली चीज। और दूसरा, हमारा जो प्रोटीन होता है ना, वो हमारा मिक्स नेचर का होगा, नॉन पोलर भी है, पोलर भी है, दोनों ही चीजें हमारे यहाँ पे है। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है ना, वो तो हमारा पर्टिकुलर बिल्कुल ही नॉन सॉरी पोलर नेचर का हो गया, इसके अंदर नॉन पोलर वाली ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हम यहाँ पे दोनों को कंपेयर करें, तो सोडियम क्लोराइड हमारा एक पोलर आ गया, और जो प्रोटीन है वो हमने यहाँ पे नॉन पोलर लिया। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, if 48 men can do a piece of work in 25 hours, how much time will it take for 15 men to finish the same task? 48 मैन हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक काम को 25 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो 15 मैन कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम यानी कि टी, कितने टाइम के अंदर इस काम को फिनिश करेंगे। तो टी हमारा क्या हो जाएगा, 48 डिवाइडेड मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 15। तो ये हमारे यहाँ पे 5, ये हमारे यहाँ पे 3, ये हमारे यहाँ पे 16। तो टी इक्वल टू 16 to 5 यानी कि 80। यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्रोवाइडेड द टोटल ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम इज द सेम। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि हमारे जो हर एक रो है, हर एक जो हमारे कॉलम है, उनका सम हमारा एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ से हमें a प्लस बी प्लस सी, इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू बतानी है कि हमारे यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें, जो हमारी फर्स्ट रो है, तो 11 प्लस 16 प्लस a, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 10 प्लस बी प्लस 14, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, सी प्लस 8 प्लस 13। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 27 प्लस ए, ये हमारा क्या हो गया 24 प्लस बी, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 प्लस सी। ठीक है, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे कोई वैल्यू सजेस्ट ही नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चले कि ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 रख दी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 प्लस ए हो गया, यानी कि ए हमारा क्या था यहाँ पे 1, तो ये हमारा कितना हो गया 28। तो बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि 24 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 28 हो गया। तो ए हमारा 1 था, बी हमारा यहाँ पे 4 हो गया, और सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई। अगर हम यहाँ पे इन वैल्यूज को दूसरे तरीके भी रखे, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 रख दिया, यहाँ पे हमने 4, यहाँ पे हमने 7, तो ये चीजें तो हमारी जो रो है वो तो एक दूसरे के इक्वल हो गई। अगर हम यहाँ पे कॉलम भी देखिए, तो 27, ये हमारा क्या है 1, 14, 13, तो ये हमारा क्या हो गया 28 हो गया। दूसरा हम यहाँ पे बात करें 16 प्लस 4 प्लस 8, 16 प्लस 4 प्लस 8, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 28 हो गया। नेक्स्ट हमारा 11 प्लस 10 प्लस 7, तो ये भी हमारा 28। तो दोनों ही हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 7, तो हमारा कितना होना चाहिए था 12 होना चाहिए था। लेकिन 12 तो हम यहाँ पे गिवन ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे हमने 2 कर दिया,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 सॉरी 8। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 + 5 + 8, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया 15। ठीक है, और 15 भी यहाँ पे हमें नहीं गिवन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, ये 18 हो सकता है, 21 हो सकता है, 24 हो सकता है, 27 हो सकता है। 27 हमें यहाँ पे प्रोवाइड है, बट हमारा 30 भी तो हो सकता है। हम यहाँ पे 3 की टेबल चल रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों जगह एक एक ऐड करना पड़ेगा, तो 3 की टेबल में हम यहाँ पे चल रहे हैं, तो 33 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, और जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइडेड भी है। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए हमारा कोई एक फिक्स यहाँ पे सॉल्यूशन है ही नहीं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी जो डीबीटी बेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अंदर इसको ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑफ द जनवरी इज ए संडे इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 रैंडमली चूजन ईयर इज गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने कोई रैंडमली 3 ईयर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि एक्स, वाई और जेड, इसको हमने 3 रैंडम ईयर है, इनको हमने सिलेक्ट किया, और इसके अंदर हमें बताना है कि इन ईयर्स के अंदर जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को हमारा संडे ही हो। ठीक है, इन एटलीस्ट वन ऑफ दिस, किसी एक में, ऐसा भी नहीं है हमें तीनों में चाहिए, किसी एक में भी अगर हमारा यहाँ पे संडे रहता है, उसकी हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। यानी कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात करें, जो हमने यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट किया है, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे हमारा संडे ही हो, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा संडे ना हो। ठीक है, संडे नहीं है यहाँ पे। सिमिलर वाई के लिए भी, या तो यहाँ पे हमारा संडे हो सकता है, या फिर हमारा संडे यहाँ पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे हमारा संडे हो सकता है, या फिर हमारा संडे नहीं होगा। ठीक है, यही हमारे केस यहाँ पे हो सकते हैं, और हमें यहाँ पे बताना है क्या है, हमें यहाँ पे बताना है प्रोबेबिलिटी कि इन तीनों ईयर के अंदर कि एटलीस्ट एक में तो हमारा संडे आ ही जाए 1 जनवरी को, 2 आ जाए तो भी अच्छी बात है, 3 हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक के अंदर तो हमारा हो ही जाए, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारे यहाँ पे केस क्या क्या बन सकते हैं, हमारे यहाँ पे केस फर्स्ट हो सकता है कि हमारे तीनों ईयर के अंदर ही हमारे संडे आ जाए, यानी कि 3 हमारे यहाँ पे संडे हो जाए। ठीक है, एक्स के अंदर भी, वाई के अंदर भी और जेड के अंदर भी। सेकंड हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे 2 संडे आ जाए, यानी कि हमारे एक्स और वाई में हो सकते हैं, वाई जेड में हो सकते हैं, और एक्स जेड में, इसमें भी संडे आया, इसमें भी संडे आया, इसमें नहीं आया। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारी। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि हमारा एक ही संडे आए, वो हमारा एक्स में भी आ सकता है, वो हमारा वाई में भी आ सकता है, वो हमारा जेड में भी आ सकता है। तो संडे आने की तो हमारी ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अपोजिट हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो ये तो हमने तीनों पॉसिबिलिटी की बात कर ली। फोर्थ हमारे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है ना कि हमारा 0 संडे आए, कि हमारा संडे किसी में आए भी ना, एक्स में भी नहीं आया, वाई में भी नहीं आया, जेड में भी नहीं आया, किसी में संडे आया ही नहीं। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है ना किसी भी केस के अंदर, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा हमारी 1 के इक्वल रहेगी। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये 4 पॉसिबिलिटी आ रही है, ये वाली आ रही है, ये और ये, इन चारों की जो टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होनी है वो किसके इक्वल रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालें, इसके लिए भी और इन केसेस के लिए भी, और उनको सबको ऐड करें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ 0 संडे वाले की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने क्या बताया, हमारी इनकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल रहनी है। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी जैसे सपोज करके चले हमारी ए हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे बी हो गई, तो इनका सम हमारा 1 के इक्वल रहना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे इस ए की वैल्यू कैलकुलेट करने लग जाए, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और बी को हम क्या कर देंगे 1 में से माइनस कर देंगे। 1 को हमने क्या किया, ए प्लस बी हमारा 1 के इक्वल है, तो ए हमारा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस बी। तो बी की हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ले, और वो हमारा किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल आ जाएगा 1 से अगर माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसको करने का फायदा क्या रहेगा, हमें यहाँ पे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे सिर्फ 0 संडे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 0 संडे की जो हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे कि फर्स्ट में भी हमारा संडे ना आए 1 जनवरी को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/7 होगी। टोटल 7 डेज है, संडे ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/7। सेकंड में भी 6/7, थर्ड में भी 6/7। तो यानी कि हमारे किसी के अंदर संडे आए ही ना, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 6/7 इंटू 6/7 इंटू 6/7, तो 6/7 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये हमारी किसकी है, संडे ना आने की। तो हमारी संडे आने की एटलीस्ट एक तो आ ही जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 6/7 रेज़ टू पावर 3, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच द आइटम इन लिस्ट 1 विद द आइटम इन द लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर हमें यहाँ पे जो डिफरेंट आइटम दिए हुए हैं उनको हमें यहाँ पे मैच करके चलना है। तो फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप के हमारे डाइसेक्राइड या फिर हमें यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में गिवन है, और 2 के अंदर उनके अंदर जो हमें लिंकेज देखने को मिलती है वो हमें यहाँ पे गिवन है, तो इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। तो सुक्रोज, सुक्रोज हमारा किस किस का बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, और अगर हमें इतना ही पता है तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन जो फोर्थ यहाँ पे हमारा है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दिया हुआ है, बाकी किसी के अंदर हमें सिर्फ ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दिया है, जबकि हमारा सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, तो यानी कि ए हमारा किसके साथ हो जाएगा, फोर्थ के साथ। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए बात करें तो यहाँ पे हमें A2, A1, A3 दिया हुआ, तो यानी कि तीनों के तीनों इनकरेक्ट, और फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें लैक्टोज के लिए, तो लैक्टोज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज देखने को मिलती है, किसके बीच में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में, तो यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 के साथ, जो कि यहाँ पे गिवन भी है। नेक्स्ट है यहाँ पे मल्टोज, मल्टोज में हमारे क्या होते हैं, दो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाउंड रहेंगे, किससे, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, तो यानी कि सी हमारा किसके साथ हो जाएगा, सेकंड के साथ। और डी हमारा यहाँ पे है सेलोबायोज, जो सेलोबायोज होता है इसमें हमारे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से बाउंड होते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू, यानी कि 1। तो हमारा यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगी, 4-3-2-1, तो इसके अंदर हमें 4-3-2-1 दिया हुआ, तो यही हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यू आर मेजरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ग्लूकोज एक्साइडेज मेथड, फॉलोइंग आर द एब्जॉर्बेंस वैल्यू दैट यू गोट फॉर द स्टैंडर्ड एंड द टेस्ट सैंपल, डिटरमाइन द ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द टेस्ट सैंपल। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है ग्लूकोज सैंपल की, ठीक है, एब्जॉर्बेंस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हमारा एक सैंपल भी है, टेस्ट सैंपल। इस अननोन सैंपल के अंदर हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारी ग्लूकोज है उसकी यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन रहने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड है उसकी वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। तो जब हमारी वैल्यू यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड बना के चलते हैं, तो एक तरफ तो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्जॉर्बेंस होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करके चल रहे हैं, एब्जॉर्बेंस को लेके चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 0, 1 मिनट, 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ये हमारा यहाँ पे जैसे कि 120, 180 तो 40 के उसमें दिया हुआ है, तो यानी कि 60 के गैप में दिया हुआ ना, तो यहाँ पे हमारा 60 हो गया, ये हमारा 120 एब्जॉर्बेंस, ये हमारी 180 एब्जॉर्बेंस, ये यहाँ पे नहीं, थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी इसको, ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हमारा 240 हो गया, ठीक है। ये हमारी एब्जॉर्बेंस किस पे दी हुई है, अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर, और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, जब हमारे यहाँ पे 120 थी तो उस टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन थी वो हमारी कितनी थी, 0.4। तो ये हमारे यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, हमारा 0.2 हो गया, ये हमारा 0.4, ये हमारा यहाँ पे 0.6, ये हमारा यहाँ पे 0.8, ये हमारा यहाँ पे 1.0, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जब 120 थी एब्जॉर्बेंस, तो उस टाइम पे हमारी कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी, ये हमारी आ रही है यहाँ पे 4 के इक्वल, 4 मिलीमोलर पर लीटर। जब हमारे यहाँ पे 180 था, 180 पे हमारी यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 के, यानी कि ये हमारा यहाँ पे लगभग इसके आसपास, और 240 पे हमारा कितना आ रहा है, 0.8 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम टेस्ट सैंपल के एब्जॉर्बेंस को देखें तो वो हमारा कितना है, 210, सॉरी 210, तो 210 हमारा इस दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में हमारा कितना पाएगा, ये हमारा आएगा 0.7 पे, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.7 मिलीमोलर पर लीटर, बस। तो हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड पाटलिपुत्र। यहाँ पे हमें एक वर्ड दिया हुआ पाटलिपुत्र, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बताना है कि इसके वर्ड्स को हम यूज करके कितने यहाँ पे टोटल वर्ड डिफरेंट बना सकते हैं, इसके लेटर्स को यूज करके, सॉरी, ठीक है, इसके लेटर को हम यूज करके कितने डिफरेंट वर्ड को हम यहाँ पे बना सकते हैं वो हम यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे पाटलिपुत्र को देखते हैं, पाटलिपुत्र हमारा जो यहाँ पे वर्ड है PATALI, ठीक है, PUTRA, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है कि P हमारा कितने टाइम आ रहा है, 1 2, 2 बार तो हमारा पार्ट P आ रहा है। उसके बाद A हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3। उसके बाद T हमारा कितनी बार आ रहा है, 1 2, T हमारा फिर से 2 टाइम। उसके बाद A हमारा आ चुका है। L हमारा कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है। I हमारा सिर्फ एक ही बार आ रहा है। U भी हमारा एक बार आ रहा है, ठीक है। और R हमारा कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो टोटल हमारे कितने लेटर है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे
P 2 टाइम है, A हमारा 3 टाइम, T हमारा 2 टाइम और L I U और हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा पार्टली T, T है यहाँ पे, नहीं T भी नहीं आएगा, एक मिनट, LIPUR आर आएगा ये यहाँ पे, ठीक है। तो आर हमारा कितने बार है, एक बार है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट है। तो इसमें से मैं बताना ना कि हमारे कितने यहाँ पे वर्ड बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या रहता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे टोटल वर्ड्स होंगे, कितने वर्ड्स है हमारे यहाँ पे, एन हमारा क्या हो गए टोटल वर्ड्स कितने हैं 11 है, ठीक है। ये हमारे सॉरी टोटल जो लेटर हमारे यहाँ पे है, वर्ड नहीं लेटर आएंगे, कि टोटल हमारे लेटर यहाँ पे कितने हैं 11 लेटर्स हैं। और उसके अंदर हमारे पेयरिंग में कितने कितने हैं, जैसे कि पी हमारा 2 टाइम है तो 2 हमने यहाँ पे कर दिया, उसके बाद 3 है तो 3 हमने यहाँ पे कर दिया, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 2 है इसको कर दिया, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे 1 आ रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे 1 को अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारा 1 ही रहता है, तो इसको लिखने की कोई यहाँ पे फायदा भी नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वे हमारे क्या हो जाएंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है 11 आयोटा, ये हमारा 2 3 ये नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है 11 2 2 3 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर, ए मैन इज ऑल्सो रनिंग इन द सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन ओवरटेक द रनिंग मैन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, साथ में क्या है कि कोई एक ट्रेन भी है, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे ट्रेन हो गई, इस ट्रेन की टोटल लेंथ हमें कितनी दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। ये ट्रेन क्या कर रही है इस रनिंग पर्सन को, ये हमारा इसी डायरेक्शन में रन भी कर रहा है, ट्रेन भी हमारी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो ट्रेन है ये इस पर्सन को कितने टाइम के अंदर ओवरटेक करेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। अब देखो जब ये ओवरटेक इसको कर रही है, तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे 100 मीटर हो गई, ये बिल्कुल यहाँ पे इसके पास हो गया इसका इंजन, ठीक है। तो जब ये ओवरटेक करेगी तो हमारे यहाँ पे ओवरटेक कब कर लेगी ये, जब हमारे यहाँ पे ये जो हमारी 100 मीटर लॉन्ग जो ट्रेन रहेगी ये हमारी बिल्कुल 100 आगे पहुंच जाएगी, ये हमारा यहाँ पे 100 हो गया, 100 मीटर ये आगे पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या कर लिया इसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है, यानी कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था यहां से लेके यहां तक का 100, ठीक है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो ये पर्सन है ना ये भी तो रन कर रहा है साथ में, सपोज करके चलते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ही इसने जो ट्रेन है वो इस पर्सन को ओवरटेक कर रही है, बट इस 1 सेकंड के अंदर इस पर्सन ने भी तो मूवमेंट किया आगे, ये भी तो आगे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो इसको इनिशियली इसकी पोजीशन ये वाली थी, अब इसकी पोजीशन क्या हो गई यहाँ पे, तो इस ट्रेन को ये वाला तो डिस्टेंस भी तो कवर करना पड़ेगा ना, क्लियर है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रिलेटिव स्पीड यानी कि जो हमारी ट्रेन है वो हमारे पर्सन से पर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर भी यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो वो कितनी तेज यहाँ पे इससे रन कर रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है 68 किलोमीटर पर आवर, माइनस पर्सन कितनी स्पीड से दौड़ रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम यहाँ पे इसको मीटर सेकंड में लेके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे जो टाइम है वो हमें सेकंड में दिया हुआ है और जो हमारी यहाँ पे ट्रेन है वो हमें 100 में दी हुई है, तो यानी कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर को अगर हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करें तो 60,000, और अगर यहाँ पे आवर्स को सेकंड में कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, एक आवर के अंदर 60 मिनट और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 100/6, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे मीटर पर सेकंड, ये यहाँ पे ट्रेन की रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। यानी कि जो ट्रेन है वो क्या कर रही है एक सेकंड के अंदर 100/6 इतने मीटर पर सेकंड उस पर्सन से आगे निकल रही है। अब जो यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, सॉरी हमारे यहाँ पे ट्रेन है उसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे यहाँ पे कितनी है 100 मीटर है, ये यहाँ पे कितनी होगी 100 मीटर, तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे टाइम होगा कि हमें कितना टाइम यहाँ पे लगेगा उस ट्रेन को कवर करने में इसको पूरा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जितना भी हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे 100 मीटर है, ठीक है, और वो कितने में करना है हमें, इस स्पीड से हमें रिलेटिव स्पीड कितनी थी 100/6, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 6/100, ये हमारा इससे कैंसिल, तो यानी कि टाइम कितना लगेगा 6 सेकंड, जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है ड्यूरिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटेड डाइल आइनोसिटोल 4,5
बिसफॉस्फेट PIP2 is cleaved into one molecule each of inositol IP3, inositol triphosphate and diacylglycerol by the enzyme। जो हमारे यहाँ पे PIP2 होता है वो हमारा IP3 और DAG के अंदर ब्रेक जब होता है तो कौन सा हमारे यहाँ पे एंजाइम यूज होगा? फोस्फोलाइपेज C। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द फंक्शन y is equal to function bracket x is equal to x square minus 6 is plotted along with the inverse function y is equal to f raised to power minus 1 x where essentially the x and y are interchangeable। These two curves will intersect। यहाँ पे हमें बताना है कि एक तो हमारी यहाँ पे कर्व कौन सी हो जाएगी y is equal to f function x is equal to x square minus 6 और दूसरा हमारे यहाँ पे इसका इनवर्स। तो ये जो हमारे यहाँ पे दोनों कर्व्स हैं वो एक दूसरे को किस पॉइंट के ऊपर हमारी इंटरसेक्ट करेंगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे उस पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा जहां पे जो हमारा x है वो हमारा किसके इक्वल हो जाए? y के इक्वल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं x फंक्शन और y फंक्शन जो मैं यहाँ पे दिया ना तो उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे? जैसा कि हमें पता है कि f हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है? f फंक्शन y इज इक्वल टू f फंक्शन इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6 है और दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू ये हमारा f माइनस 1, ठीक है, और x। तो पहले हम यहाँ पे इस जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम यहाँ पे सोल्व करके चलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू x, ठीक है, इसको हमने x के इक्वल रखा। तो ये हम यहाँ पे दूसरी तरफ लेके जाए तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस प्लस 2x आएगा, ठीक है, माइनस 3x आएगा, माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x ये हमारा यहाँ पे रह गया, x प्लस 2 हो गया, ये हमारा माइनस 3 हो गया, तो x माइनस 2 हो गया, प्लस होगा ये यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे माइनस हो गया। तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। तो x माइनस 3 इज इक्वल इंटू ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x हमारा किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा x प्लस 2 है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हमारी दो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अब इसको हमें क्या करना है? जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि x हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है, और y हमने क्या बताया था? ये हमने बताया था फंक्शन x, ठीक है, और फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारे यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चले तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ रहा था? एफ फंक्शन हमारा किसके इक्वल था? एक्स स्क्वायर माइनस 6, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आ गई? 3 आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस 6, तो ये हमारा क्या हो गया? 9 माइनस 6 यानी कि 3। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया? 3 पहले ही था, जब हमने 3 वैल्यू यहाँ पे पुट की तो फिर से हमारा y क्या आ रहा है? यहाँ पे x हमारा 3 आ रहा था ना, तो y भी हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि x और y हमारे यहाँ पे क्या हो गए? 3 हो गए दोनों, ठीक है। तो एक तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 3 इंटू 3, 3,3 सॉरी, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि हमारे x और y एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो एक तो हमारा ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा हमारा पॉइंट क्या आ रहा है? x जो हमारा है माइनस 2 के इक्वल। तो इसको भी हम यहाँ पे रख के देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? f, ये हमारा x हो जाएगा, एक मिनट, f ये x, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? f माइनस 2, तो ये हम यहाँ पे रखेंगे इसको x को, तो ये हमारा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6, ये हमारा जो हमने बताया था ना इसी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 तो माइनस 2, हमारा माइनस 2 पहले था, माइनस 2 फिर से आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 2 और माइनस 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो हमारे ये वाले पॉइंट आएंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे माइनस टू प्लस 3 हमें दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इन द टेबल बिलो द कॉलम ए लिस्ट 3 यूकारियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड कॉलम बी लिस्ट ग्रुप ऑफ जीन्स दे ट्रांसक्रिप्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। जो हमारा यहाँ पे कॉलम 1 है उसके अंदर हमें डिफरेंट पॉलीमरेज दी हुई है, और कॉलम बी के अंदर यहाँ पे हमें जो डिफरेंट जीन जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट करते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है, इनको हमें यहाँ पे करेक्टली मैच करना है। तो हमें पता है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो हमारा किसको ट्रांसक्रिप्ट करता है? आरआरएनए को, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे ए होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा? सी के साथ। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको यहाँ पे करता है? जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए होगा या फिर एमआईआरएनए और जो हमारे एसएनआरएनए, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा किसके साथ हो जाएगा? ये हमारा हो गया ए के साथ।
नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड वाला आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको करता है, टीआरएनए प्लस 5s आरआरएनए, यानी कि ये हमारा किसके साथ हो जाएगा, 3 वाला, यहाँ पे ए भी नहीं है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, 3 हमारे किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ। तो हमारे यहाँ पे मैच क्या होंगे, सी ए बी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन सी ए बी, तो यानी कि यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ D2O इन हैवी वाटर, जो हमारे डाइट्रोनियम होते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारे हैवी वाटर होगा उसके अंदर इसकी क्या कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के लिए या फिर मोलैरिटी के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या होता है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000। बस, तो डेंसिटी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, 1.11। मोलिकुलर वेट इसका क्या रहता है, मोलिकुलर वेट हमारा होगा डाइट्रोनियम का 20। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 20, ये हमारा 1000। तो अगर मैं इसको सोल्व करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 5.5, यानी कि हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यू आर प्रिपेयरिंग ए 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 मिलीमोलर ट्रेस, जिसका मोलिकुलर वेट में यहाँ पे क्या दिया हुआ फॉर्मूला, जो वेट रहेगा इसका वो हमारा कितना है 120। बफर 10 मिलीमोलर NaCl, जिसका हमें यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 58.5। 5 मिलीमोलर EDTA सप्लाइड सॉल्यूशन इज 500 मिलीमोलर, जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो हमारा कितना है 500 मिलीमोलर का। द क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ द इंग्रेडिएंट वुड बी, हमें यहाँ पे बताना है कि हमें यहाँ पे जो ये स्टॉक सॉल्यूशन है, ठीक है, जैसे कि ये 50 मिलीमोलर का था, 10 मिलीमोलर का था, ये जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, इनके लिए हमें क्या क्वांटिटी 500 ml अगर इनका सॉल्यूशन बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला जैसे अभी हमने पीछे ही बताया था आपको कि जो हमारा मोलिकुलर वेट होता है, सॉरी जो मोलैरिटी होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारे यहाँ पे वेट टेकन होगा, जितना हमने यहाँ पे वेट लिया है, वेट टेकन, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है कि हमें कितना इंग्रेडिएंट यहाँ पे लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो इसका मोलिकुलर वेट होगा इनटू, ये हम यहाँ पे वैसे तो क्या करते हैं, इसको नीचे लीटर में लेके चलते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको ऊपर लेके चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा इनटू 1/8, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था ना पीछे, अगर हम यहाँ पे इसको मोलर में लेके चल रही है, ठीक है, तो ये जो हमारा वेट होगा वो हमारा ग्राम में आएगा, जो हमारा वॉल्यूम होगी वो हमारे किस में आएगी, लीटर के अंदर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फर्स्ट के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें वेट टेकन कैलकुलेट करना है ना, तो वेट टेकन हमारा किसके इक्वल होगा, मोलैरिटी, ये हमारा ऊपर जाएगा इनटू मोलिकुलर वेट इनटू जो हमारा वॉल्यूम होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीपल में। तो ये हमारे यहाँ पे हमारे लिए फॉर्मूला यहाँ पे कल एक हमने यहाँ पे निकाल लिया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इनके लिए सॉल्यूशन बात करें, तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ट्रिस बेस है, तो ट्रिस बेस या फिर ट्रिस बफर के लिए जो हमारे यहाँ पे वेट टेकन आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें कितने, पहले यूं देखना पड़ेगा ना कि हमें कितने मोलर का यहाँ पे सोल्यूशन बनाना है, कितने मोलर का बनाना है 50 मिलीमोलर। 50 मिलीमोलर को अगर मैं मोलर के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.05 मोलर, तो ये हमारा क्या होगा 0.05 मोलर, फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट उसके बाद हमें यहाँ पे मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है 120, ये हमारा 120 हो गया। नेक्स्ट हमें कितना सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर करना है 500 ml, और अगर मैं 500 ml को अगर मैं यहाँ पे लीटर के अंदर कन्वर्ट करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.5 लीटर, ये हमारा 0.5। तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे इन पे मल्टीपल करने पे हमारा आएगा 3, क्या 3 ग्राम, हमने बताया था ना ये हम ग्राम में लेते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3 ग्राम। और इसीलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है सिर्फ उसी के अंदर हम यहाँ पे 3 ग्राम दिया हुआ है, बाकी किसी के अंदर नहीं दिया हुआ, तो सिर्फ हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। बस, उसके बाद अगर हम यहाँ पे बाकियों के लिए भी कैलकुलेट करते हैं, तो बाकियों के लिए जो हमारा यहाँ पे सेकंड है, सेकंड में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो हमारा NaCl है, NaCl के लिए हमें यहाँ पे कंसेंट्रेशन कितनी बनानी है 10 मिलीमोलर। 10 मिलीमोलर को अगर हम यहाँ पे मोलर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 0.01 मोलर, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या आ गया 0.01 मल्टीप्लाई जो हमारे यहाँ पे मोलिकुलर वेट है, मोलिकुलर वेट कितना है 58.5 इनटू जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारी कितनी थी 0.5 ही थी ये तो, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे आता है 0.2925 के इक्वल, जो कि हमारा किसके इक्वल रहेगा 0.292 को मैं यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, तो बाकी हमें इसके अंदर क्या दिया हुआ है 0.292, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया, इसके साथ हम बता रहे थे सेकंड ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, जो हमारा ईडीटी होगा। अब ईडीटी के लिए यहाँ पे हमें
मोलिकुलर वेट वगैरह तो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें एक ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ है स्टॉक सॉल्यूशन, और उसकी हमें कितनी वॉल्यूम यहाँ पे लेनी है वो हम यहाँ पे बताना है। तो ये तो हमने पीछे किया ही था, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, जो हमारा यहाँ पे इनिशियली हमारा जो सॉल्यूशन था, ठीक है, इनिशियली हमारा कितने का था, ये हमारा था 500 मिलीमोलर का। इसकी वॉल्यूम हमें यहाँ पे बतानी है कि इसकी कितनी वॉल्यूम ले कि हमारा यहाँ पे 5 मिलीमोलर का, जो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा 5 मिलीमोलर का कितना 500 ml हमारे यहाँ पे सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ना देखो, जो हमने इनिशियली यहाँ पे स्टॉक सोल्यूशन के अंदर जो कंसेंट्रेशन लिया वो भी हमने मिलीमोलर में लिया, बाद में मिलीमोलर में, तो ये तो ठीक है। दूसरा हमारा जो वॉल्यूम हमने लिया ये हमारी पहले हमने ml के अंदर लिया, तो दूसरी हमारी यहाँ पे जो वॉल्यूम भी आएगी ना ये भी हमारी किस में आएगी, ml के अंदर ही। तो ये हमारा क्या हो गया 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 500, तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये हमारा V1 क्या आ जाएगा 5 ml बस। तो यहाँ पे हमारा 5 ml दिया हुआ है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। जो हमारी कॉम्पिटिटिव रिएक्शन होती है फिर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन जो हमारा होता है उसके लिए हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से हमें इनकरेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, द Vmax इज अनचेंज्ड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि आप इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा Vmax होता है वो हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर अनअफेक्टेड रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, तो इसीलिए ये तो हमारा करेक्ट आएगा, ये तो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd इज इंक्रीज्ड, बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा Kd होता है ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, Km भी हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा, ये भी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस विल शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन लाइन वीवर वर्क प्लॉट, ये हमारे यहाँ पे लाइन वीवर वर्क प्लॉट हमने यहाँ पे दिखाया आपको। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है, जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि जो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस ये वाली, इसके ऊपर जो हमारा इंटरसेप्ट होगा, नॉर्मली हमारा ये वाला था, इनहिबिटर की प्रेजेंस में ये वाला हो गया, इन्होंने क्या बोला है कि ये हमारा किस तरफ मूव करेगा, शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट तो मूव नहीं कर रहा है, ये हमारा कहां पे कर रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है ना। ठीक है, तो इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना था, ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमें यहाँ पे एक यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और इसके अंदर हमें बताना है कि हमें यहाँ पे कितने इसके अंदर टोटल हमारे यहाँ पे ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार अलग से बना लेते हैं क्लियर करने के लिए इसको, ये हमारा यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बताना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे यहाँ पे ट्राइंगल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स बना देते हैं A B C D E F G और ये हमारा H हो गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे I रख देते हैं इसको। तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से ट्राइंगल है, एक तो हमारा यहाँ पे हो गया AIE, AIE फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारा यहाँ पे AIF, AIF। थर्ड हमारे यहाँ पे EIF, EI और F। उसके बाद ABH, फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या हो गया ABH। फिफ्थ हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है BHC, BHC। और सिक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा CHG, CHG। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अब जो हमारे यहाँ पे EFG है, एक ये भी तो ट्राइंगल है यहाँ पे। सेवंथ हमारा क्या हो गया EFG। एट्थ अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा यहाँ पे BGC हो जाएगा, BG और C, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद ABC भी तो हमारा एक ट्राइंगल है, ABC हो गया। उसके बाद BED हो जाएगा। ठीक है, टेंथ हमारा क्या हो गया BED हो गया। 11th हमारा क्या होगा AEB हो जाएगा, AEB हो गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे AFG होगा, एक नहीं G नहीं होगा, AFC हो जाएगा, ये वाला जो ट्राइंगल होगा। ठीक है, तो 12th हमारा क्या हो जाएगा AFC हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो AI और G होगा, 13th क्या हो जाएगा AI और G हो जाएगा। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे होगा जो हमारा AE और G होगा, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो 14th हमारा क्या हो जाएगा
ए ई और जी, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे हो जाता है ई आई और जी। 15th हमारा क्या होगा, ई आई जी। तो टोटल हमारे यहाँ पे मैक्सिमम में 15 दिए हुए हैं, तो यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है एड वन मोर एलिमेंट टू द गिवन नंबर सीरीज। यहाँ पे मैं नंबर सीरीज दी हुई है और उसमें से आप मैं नेक्स्ट बताना नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा इस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा 71, देन उसके बाद 76, 69, 74, 67, 72। तो यहाँ पे मैं सीरीज अगर हम यहाँ पे एनालाइज करें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है +5, फिर -7, +5, -7, +5, -7, यानी कि 62, 72 -7 कितना हो जाएगा 65, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 मिलियन बेस पेयर। यहाँ पे हमारा एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हमारे जो टोटल बेस पेयर है वे हमारे कितने हैं 10 मिलियन बेस पेयर। तो ये हमारे क्या हो गई 10 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। और एक बेस पेयर की हमारी लेंथ कितनी होती है, ये हमारी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10 × 10⁶ अगर हमारे इतने बेस पेयर है तो उनकी जो टोटल लेंथ होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा 3.4 × 10⁻⁻10 मीटर में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 10⁻7 × 3.4 × 10⁻⁻10, तो 3.4 × 10⁻⁻3 ये हमारा मीटर हो गया। बट हमें यहाँ पे आंसर किस में दिए हुए हैं ऑप्शंस मिलीमोलर के अंदर, तो अगर हम यहाँ पे मीटर को मिलीमोलर के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10⁻3 के साथ मल्टीपल, तो ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल आउट, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3.4 मिलीमोलर, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए प्लाज्मिड हैज 3 साइट फॉर इको R1 when digested by this enzyme incidentally partial digestion took place, so no uncut or nicked plasmid remained in the digestion mixture. The maximum number of band that can be visualized in an agarose gel would be। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास एक सर्कुलर यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर हमारी 3 इको R1 साइट थी, एक हमारी ये इको R1 साइट हो गई, एक हमारी ये वाली हो गई, एक हमारी ये वाली हो गई, ठीक है। ये हमारा ए यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा बी, ये हमारा सी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ पार्शियल डाइजेशन हुआ। पार्शियल डाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमें हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे लेके चलना है, ठीक है। जैसे कि पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे तीनों जगह पे कट हो जाए, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ये वाला हमारे यहाँ पे है, सेकंड ये वाली साइड है, थर्ड ये, तीनों साइड पे अगर हमारा कट हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में कट हो, या फिर सेकंड और थर्ड में हो, या फिर थर्ड और फर्स्ट में हो, और फोर्थ इसके बाद नेक्स्ट हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हमारे तीनों जगह पे कट हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा सॉरी एक ही जगह पे कट हो, जैसे कि हमारा या तो फर्स्ट पे कट हो, या फिर सेकंड पे कट हो, या फिर थर्ड पे कट हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि अगर हमारी तीनों ही पॉसिबिलिटी है, कहीं पे भी हमें कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ना, तो उसके हमारे जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे बैंड यहाँ पे मैक्सिमम हो सकते हैं वो हमारे कितने बैंड यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारे यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप की पॉसिबिलिटी रहेगी। पहली पॉसिबिलिटी हमने क्या बताया कि हमारी ऑल साइड्स वर कट, जो हमारी कट है वो हमारे हर एक साइड के ऊपर लगेगी। तो अगर हर एक साइड के ऊपर यहाँ पे कट लगेंगे, तो जैसे कि फर्स्ट पे लगेगा, सेकंड पे भी लगेगा, थर्ड पे भी लगेगा, तो हमारा ए फ्रेगमेंट यहाँ पे अलग हो जाएगा, ए फ्रेगमेंट अलग हो गया, बी फ्रेगमेंट अलग होगा और सी फ्रेगमेंट अलग। तो 3 तो हमें ये वाले बैंड देखने को मिलेंगे। दूसरा हमारा क्या होता है 2 साइड्स के ऊपर हमारे कट लग रहे हैं। अब वो 2 साइड हमारी कौन कौन सी हो सकती है, या तो हमारी वे फर्स्ट और सेकंड हो, जैसे कि हमारे जो कट लग रहे हैं वो अब कहां कहां पे लग रहे हैं, एक यहाँ पे कट लगा, ठीक है, और एक इस जगह पे। तो हमारा ए वाला जो फ्रेगमेंट है वो हमारा अलग हो गया और बी और सी एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए, तो यानी कि ए हमारा अलग हो गया और उसके साथ हमारा क्या मिल रहा है हमें बी और सी मिल रहे हैं। अगर हमारे कट लगते हैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड साइड के ऊपर, इस जगह पे और इस जगह पे, तो उससे हमारा क्या होगा बी हमारा अलग हो जाएगा और हमारा ए और सी एक साथ रहेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है कि हमारा कट लगे यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड के ऊपर, फर्स्ट और थर्ड पे कट लगेगा तो सी हमारा अलग हो गया और जो हमारा बी और सी है सॉरी ए और बी है ये हमारा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, थर्ड हमारा यहाँ पे हो सकता है कि हमारा सिर्फ एक ही जगह पे कट लगे वन साइड के ऊपर,
ठीक है। और अगर हमारे यहाँ पे एक ही साइड के ऊपर अगर कट लगता है तो यानी कि हमारा वो कहाँ पे लग सकता है, वो हमारा इस वाली साइड पे भी लग सकता है, इस वाली साइड पे भी लग सकता है और इस वाली साइड पे भी लग सकता है। ठीक है। अब अगर हमारा सिर्फ वो फर्स्ट के ऊपर कट लगेगा, अगर हमारा कट लगेगा सिर्फ फर्स्ट पे, तो भी हमारा पूरा का पूरा ये डीएनए स्ट्रैंड क्या रहेगा, जो न्यू प्लाज्मिड स्ट्रैंड है वो हमारा एबीसी रहेगा। सेकंड पे लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो भी हमारा ये एबीसी रहेगा, क्योंकि ये पूरा एक ही जगह तो कट लगा है, ये बाकी तो हमारे बाइंड है। और अगर हमारा सिर्फ यहाँ पे कट लगेगा तो भी हमारा पूरा का पूरा एक साथ बाइंड रहेगा। तो हमारे तीनों जगह पे हमें क्या मिलेगा, एबीसी ही में यहाँ पे स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रेगमेंट हमारे क्या हो सकते हैं, एक तो हमारा फ्रेगमेंट आया कौन सा, ए वाला आया, एक हमारा बी आया, एक हमारा कौन सा आया बैंड, सी का आया, एक हमारा बी और सी का आया, एक हमारा ए और सी का, एक ए और बी का। ये ए तो हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं ना, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, और एक हमारा फ्रेगमेंट कौन सा आता है, ए बी सी का। बस, तो यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 7। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है यूकारियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्रिप्ट, और ये तो हमें पीछे भी दिया हुआ था टेबल के अंदर, जिसके अंदर हमें बताना था कि आरएनए पॉलीमरेज 1 2 और 3 हमारे किस किस को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस टेबल को भी अगर यहाँ पे मैच करके देखोगे तो भी हमारा इजीली हो जाएगा। हमने जैसे बताया था कि जो हमारे आरएनए पॉलीमरेज 2 होते हैं ये हमारे किस किस को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, जो हमारे एमआरएनए होंगे, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे एमआईआरएनए होते हैं, ठीक है, और जो हमारे एसएनआरएनए होंगे। बस जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द साइटोसिन रेजिड्यू इन डीएनए आर मिथाइलेटेड एट स्पेसिफिक डाई और ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस which among these methylation motif is predominantly found in the case of the protein coding gene in animals के लिए मैं यहाँ पे जो हमारे मेजरली जो हमारे मिथाइलेटेड साइट रहती है वो यहाँ पे पूछी गई है। तो एनिमल्स के अंदर हमारी कौन सी होती है, जो हमारी सीजी साइट होंगी या फिर सीजी डाइन्यूक्लियोटाइड, सीपीजी, पी हमारे यहाँ पे क्या है, जो हमारे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, तो यानी कि सीजी जो हमारे यहाँ पे जो कि प्रोमोटर रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड्स, वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, हाईली मिथाइलेटेड होंगे। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज और आर नॉट द कार्बन सोर्स ऑफ एसिटाइल कोई। जो हम यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन हमें प्रोवाइडेड है, इसमें से यहाँ पे बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारा एसिटाइल कोए का एक कार्बन सोर्स की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्या दिया, इथेनॉल। इथेनॉल तो बिल्कुल करता है एसिटाइल कोए के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट उसके बाद है वेलाइन और आइसोल्यूशन, ये भी हमारे आते हैं, ये हमारे जो अमीनो एसिड होंगे ये हमारे एसिटाइल कोए के सोर्स रहेंगे। उसके बाद है पायरुवेट, पायरुवेट भी हमारे यहाँ पे, ये तो हमारा जो हमने जो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी तो उसके अंदर हमारा याद था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ऑक्सैलो एसिटेट एंड एसिटो एसिटेट, तो ये हमारे जो एसिटाइल को है इनके हमारे सोर्स नहीं रहते। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन में आ गया, क्योंकि हमें नोट बताना था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए लिंकर हिस्टोन, हमने पहले डिस्कस किया था ये आज। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, H1 आएगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है Which one of the following statement is true with respect to optical activity? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेटमेंट दी हुई है, उसमें से यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एनहांसियोमीटर एंड द डायरेक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन विच दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो हमारी आर और एस कन्फर्मेशन है ये हमारी कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है कि वो हमारी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ऐसी कोई यहाँ पे क्लासिफिकेशन या फिर डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे नहीं करके चलते। तो ये तो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर ऑफ द सेम कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे डी और एल की अगर हम यहाँ पे इक्विमोलर सेम कंसंट्रेशन में अगर हम यहाँ पे एक मिक्सचर लेंगे तो उससे जो हमारा रिजल्टेंट जो कंपाउंड होगा वो हमारा ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक तो हमारे डी एल वाले हो गए, एक हमारे कौन से हैं, एल वाले हो जाएंगे। तो जब इनकी इक्वल वॉल्यूम में यहाँ पे लेते हैं तो वे क्या कर देते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटी को यहाँ पे कैंसिल आउट करके ऑप्टिकली जो हमारा नेक्स्ट रिजल्टेंट कंपाउंड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जबकि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है मीजो कंपाउंड दैट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव में कंटेन स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे मीजो कंपाउंड होते हैं वे हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और उनके अंदर हमें कायरल सेंटर में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद है ऑप्टिकली एक्टिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, क्योंकि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ना वो हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ना कि इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यानी कि ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो इसीलिए जो सी स्टेटमेंट है वही हमारे यहाँ पे सिर्फ करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट उसके बाद है हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द डायग्राम, हमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इसमें भी बताना है कि हमारे कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे बात करें, ये ए कर देते हैं, ए बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो एक तो हमारा ए हो गया, एक हमारा बी हो गया, एक हमारा सी हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हमारा ए और बी हो जाएगा, 4 हो गए, बी और सी हो जाएगा, 5 हो गए, और एक हमारा ए बी सी हो जाएगा, 6 हो गए। ऊपर ऊपर वाले में हमारे 6 आ गए। देन उसके बाद है एक हमारा एफ है, एक हमारा सॉरी ई है ये, ठीक है, और एक हमारा डी हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नेक्स्ट उसके बाद एक हमारा ए था, एक हमारा बी, एक हमारा सी, एक हमारा ए बी, एक हमारा बी सी, एक हमारा यहाँ पे ए बी सी, एक हमारा यहाँ पे ई हो गया, एक हमारा यहाँ पे डी वाला था, ठीक है। ये ए बी सी डी और ये ई हो गए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आता है, जो हमारा ई डी हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट, जो हमारा ई और डी हो गया ये, ठीक है। तो कितने हो गए, ये 9 हो गए। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा यहाँ पे कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो भी तो है ना यहाँ पे, ठीक है, यानी कि ए बी सी ई और डी वाला हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए, ये 10 हो गए। देन उसके बाद एक हमारा ये वाला भी तो होगा ना, ए बी ई का, ठीक है, और एक हमारा सी और डी वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है द साइटोसिन रेजिड्यू इन द डीएनए आर मिथाइलेटेड एट स्पेसिफिक डाई और ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस व्हिच अमंग द these methylation motif are found predominantly in the case of the protein coating gene in plant। यहाँ पे हमें प्लांट्स के लिए पूछा गया, पीछे हमें किसके लिए पूछा गया था, एनिमल्स के लिए। एनिमल के अंदर हमारा सीपीजी वाला हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड होता था, जबकि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर हमारे सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं वो हमारे होते हैं CHG और CHH। अब ये H हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा ग्वेनिन को छोड़ के हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द मोटिव कॉमनली फाउंड इन द कोर प्रमोटर ऑफ यूकारियोटिक प्रोटीन कोटिंग जीन्स। जो हमारे यूकारियोट्स के अंदर प्रोटीन कोटिंग जीन होते हैं, उनके जो कोर प्रमोटर रीजन होते हैं, कोर प्रमोटर रीजन के अंदर हमारे कौन कौन से मोटिव यहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, टाटा एंड प्रिग्नोबॉक्स। प्रिग्नोबॉक्स हमें यूकारियोट्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, तो इनकरेक्ट। मोटिव 10 एलिमेंट एंड टाटा, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होता है। जो हमारे यहाँ पे MT एलिमेंट होते हैं और जो टाटा बॉक्स होते हैं, ये हमें यूकारियोट्स प्रोटीन कोडिंग जीन के कोर प्रमोटर के अंदर देखने को मिलेगी, तो ये तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे BRE एंड कोजिक कॉन्सिस सीक्वेंस, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा कि जो हमारे यहाँ पे कोजिक कॉन्सिक्वेंसेस सीक्वेंस होते हैं, ये हमें प्रोकारियोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर, यूकारियोट्स के अंदर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है TRE एंड टाटा। टाटा तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे TRE होता है, ये हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, कोडिंग रीजन के अंदर नहीं देखने को मिलता, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। तो इसीलिए जो बी ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है यू आर गिवन ए 5 मिलीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज if you hydrolyze it by adding equal volume of 10 millimolar HCl, what would be the final concentration of glucose and fructose in the hydrolysis। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक 5 मिलीमोलर का एक सुक्रोज का सॉल्यूशन था। सुक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। अब इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोलाइज करवा दिया इसको, किसके साथ, हमने यहाँ पे 10 मिलीमोलर HCl के साथ, ठीक है, सेम वॉल्यूम है दोनों की ही। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो हमारा रिजल्टेंट होगा उसके अंदर हमारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की हमारी यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन होगी। अब जैसे कि हमें पता ही है कि सुक्रोज के अंदर हमारा एक ग्लूकोज और एक हमारा फ्रुक्टोज होगा, तो दोनों सेम कंसंट्रेशन में ही होंगे, तो यानी कि जो टोटल 5 था उसमें से 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज होगा, और 2.5 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम तो देखो सेम ही है, सिर्फ हमारी जो ग्लूकोज है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी और फ्रुक्टोज की कम हो जाएगी, तो इसीलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2.5 एंड 2.5 फ्रुक्टोज, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है फॉर ट्रांसक्रिबिंग प्रोटीन कोडिंग जीन द RNA पॉलीमरेज फॉर्म द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स PIC इन एसोसिएशन विद। जो हमारा PIC कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोटीन कोडिंग जीन्स के अंदर, ठीक है, RNA पॉलीमरेज के साथ, तो उसके अंदर हमारे कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर में देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पे बताने हैं। तो जो हमारे यहाँ पे PIC कॉम्प्लेक्स बनता है उसके अंदर हमारे जो फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं वे हमारे कौन कौन से होंगे। एक हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सेकंड D, ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे A, फिर हमारा B, फिर उसके बाद F, फिर उसके बाद E, फिर उसके बाद लास्ट में H, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे अलग अलग फैक्टर होंगे और इनका ऑर्डर भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना, कई बार हमारे ऑर्डर के अंदर भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमारे किसके अंदर ये वाले फैक्टर में दिए हो। तो फर्स्ट हमारा क्या है
ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। यहाँ पे जी तो हमारा होता ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ए जी, फिर से जी दे दिया, ये इनकरेक्ट। यहाँ पे एच एफ डी, एच एफ डी तो हमारे होते हैं, एच हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सी दिया हुआ है, तो सी तो हमारा है ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, ग्रोइंग बैक्टीरिया कल्चर डबल इन 1 आवर, द इंक्रीज इन द सेल मास इन 30 मिनट विल बी। 1 आवर्स के अंदर उनका क्या था, डबलिंग टाइम था, ठीक है। लेकिन 30 मिनट के अंदर अगर हम यहाँ पे उसकी टोटल जो इंक्रीज हुआ होगा सेल मास के अंदर, वो हमारा अभी डबल तो हुआ नहीं होगा, उसका 50% भी नहीं होता, ठीक है। वो हमारा अराउंड 25% रह जाता है, तो यानी कि 50% से कम रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, एक कल्चर कंटेन 2 बैक्टीरियल पॉपुलेशन एक्स एंड वाई इन इक्वल प्रोपोर्शन ऑन डाइल्यूशन प्लेटिंग only 2 colonies were obtained due to excessive dilution. The probability that one will be X and other will be Y is. अब यहाँ पे हमारे के पास क्या था कि हमारे एक यहाँ पे बैक्टीरिया दो पॉपुलेशन हमने यहाँ पे ली हुई है, एक हमारे यहाँ पे X है, एक हमारे यहाँ पे Y है। इनकी हमने बहुत सारी पॉपुलेशन को यहाँ पे कल्चर किया है, ठीक है, एक कल्चर के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं क्या दिया, और इनकी जो वॉल्यूम है ना वो हमारे यहाँ पे सेम है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इक्वल वॉल्यूम है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है, और डाइल्यूट कुछ ज्यादा ही कर दिया कि जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना उसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही यहाँ पे कॉलोनी देखने को मिल रही है। अब ये दोनों की दोनों कॉलोनी, इनमें से एक हमारी एक्स है, एक हमारी वाई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पे बताना है। देखो हमने क्या बताया कि हमारी जो दोनों के दोनों बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इक्वल वॉल्यूम में है, तो इक्वली दोनों के यहाँ पे चांसेस भी रहेंगे कि हमारे यहाँ पे एक्स की भी उतनी चांस है और वाई के भी उतनी चांस है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही यहाँ पे पॉपुलेशन होती तो एक्स के भी यहाँ पे कितने होते हैं 50% और वाई के भी कितने होते हैं 50%, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए हमारे क्या होगा, पहली तो हमारी यहाँ पे हो सकती है कि हमारे दोनों जगह पे एक्स ही हो, प्रोबेबिलिटी तो देखो कुछ भी हो सकती है। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, दोनों जगह हमारे वाई भी हो सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा एक्स हो, यहाँ पे हमारा वाई हो, और चौथा हो सकता है कि यहाँ पे हमारा वाई हो, यहाँ पे हमारा एक्स हो। बस यही हमारी 4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, और हमें क्या बताना है कि इन दोनों में से एक हमारी एक्स हो, एक हमारी वाई हो। हमें नहीं मतलब कि हमारी पहले वाली एक्स है दूसरी वाली वाई है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है, बस एक एक्स और एक वाई होना चाहिए। यानी कि ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये हमारे यहाँ पे ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। तो टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी थी, 4। टोटल हमारे केस कितने बन रहे हैं, फेवरेबल वाले 2, तो यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0.5 यानी कि 50%, बस, ठीक है। यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। ये एक स्ट्रक्चर दी हुई है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें यहाँ पे बताना है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के लिए डायरेक्ट पहले बात करें तो ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, ये हमारे तीनों चारों ऑप्शन के अंदर हमारा सेम दिया हुआ है। नाइट्रोजन भी हमारे सेम दिए हुए हैं, सी भी हमारे यहाँ पे सेम दिए हुए है, सॉरी जो सी एल यानी कि क्लोरीन है वे भी हम यहाँ पे सेम ही दिए हुए हैं। तो इनको तो हम यहाँ पे काउंट करने का कोई फायदा है ही नहीं। हम काउंट किसको करेंगे, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन को, ठीक है। और कार्बन भी अगर हम यहाँ पे देखें तो सब में अलग अलग यहाँ पे कार्बन हमें दिए हुए है, तो अगर हम यहाँ पे कार्बन भी अगर सिंपली हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन इजिली हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कार्बन काउंट करें तो कार्बन हमारे कहाँ कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, बस। तो यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड द नेक्स्ट इमेज इन द सीरीज। यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर हमें बताना है कि नेक्स्ट सीरीज में हमारे यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट को देखते हैं, यहाँ पे हमारे ये जो मैं नोट्स दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया, 1 2 को छोड़ के थर्ड के अंदर हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया, यानी कि बीच में हमने 2 को छोड़ा, नेक्स्ट में प्रोवाइड करवा दिया। हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे गए क्लॉकवाइज, कितने, 2 को छोड़ के। फिर क्या किया, हम पीछे आ गए, इसको छोड़ के इस पे आ गए, ठीक है, ये छोड़ दिया ना, यहाँ पे आ गए। तो हम यहाँ पे पहले क्या गए, हम यहाँ पे आगे गए थे 2, फिर हम पीछे गए कितने, 1। अब हम क्या करेंगे, इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे जाएंगे और 0 छोड़ के, यानी कि नेक्स्ट वाले बिल्कुल। तो इसको 0 छोड़ देंगे तो नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा आगे की तरफ, ये वाला आएगा। यानी कि इसीलिए जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एन एयर कवर circumnavigate the earth 10 kilometer above the earth surface. If it complete one full circle, the distance covered will be greater than the circumference of the earth. अब यहाँ पे क्या है कि ये जैसे कि अर्थ हो गई, यहाँ पे इस अर्थ के चारों तरफ क्या है कि हमारा यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है जो कि इसके चक्कर लगा रहा है, ठीक है। कितनी हाइट पे, 10 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है, 10 किलोमीटर की हाइट पे यहाँ पे क्या कर रहा है, ये चक्कर लगा रहा है इसका। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जब इसने यहाँ पे एक सर्कल पूरा यहाँ पे
एक सर्कल यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया, एक चक्कर इसका काट दिया यहाँ पे, तो एक जो सर्कल इसने यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया, ठीक है। तो जितना इसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया, एक्स यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, ये जो एक्स डिस्टेंस है वो अर्थ के सरकमफेरेंस से कितना ज्यादा है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे अर्थ के सरकमफेरेंस की बात करें, जो अर्थ का रेडियस हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा कितना है यहाँ पे 3280 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ पे अर्थ के रेडियस की बात करें, ठीक है, अर्थ रेडियस, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आर, तो ये हमारा कितना है 3280 किलोमीटर, ठीक है। और जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जिस सर्कल की बात कर रहा है, ये चारों तरफ को जो चक्कर काटा है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, अब इसने 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ से गया है, तो यानी कि 10 और ऐड हो जाएगा। अगर यहां से हम रेडियस को लेके चले तो 10 और ऐड हो गया ना ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम आर डैश कर देते हैं, तो ये हमारा कितना हो गया 3290 किलोमीटर, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कितना ज्यादा इसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया होगा। तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे देखते हैं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होगा सर्कल के लिए, 2πr, ठीक है। तो कितना ज्यादा इसने डिस्टेंस कवर किया उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी इसने सरकमफ्रेंस कैलकुलेट यहाँ पे कवर किया माइनस जितना अर्थ का सरकमफ्रेंस है। तो एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे कितना ज्यादा सरकमफ्रेंस लिया होगा, जितना इसने टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा 2πr डैश, क्योंकि रेडियस इसके लिए r डैश होगी ना, माइनस जो अर्थ का यहाँ पे सरकमफ्रेंस है वो क्या है 2πr, नॉर्मल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2π तो हमारा कॉमन हो गया, r डैश माइनस r, और 2π r डैश कितना था यहाँ पे, r डैश था हमारा 10 ज्यादा था ना इससे, ठीक है। ये हमारा 3290 है, ये हमारा 3280 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस 10 हो गया। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 में यहाँ पे गिवन है, इंटू 10, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6.28 इंटू 10, और ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 62.8 किलोमीटर। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आज का हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट लिंक द कार्बन एंड द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को जो यहाँ पे लिंक करते हैं उसके अंदर हमारे ग्लूटामाइन सिंथेटेज भी आता है और जो हमारा ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज भी आता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे वैसे तो करेक्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कराना है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे ऑफिशियल आंसर की है इसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और डीबीटी बेट जेआरएफ से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए, उसके अलावा सीएसआईआर नेट और गेट लाइफ साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।